वेलकम बैक इन करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस। आज के इस सेशन में हम 21 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट को यूपीएससी सिलेबस के साथ में लिंक करने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा सेशन होता है इसका मोटिव ये है कि आप आपके आंसर राइटिंग की जो स्किल है अपनी उसको इम्प्रूव कर सको, और जो डेली करंट अफेयर का जो एक बर्डन रहता है आपके माइंड में कि करंट अफेयर में कहाँ से हम डेटा को लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपको सारे इम्पोर्टेंट जगह से जैसे पीआईबी साइट्स, डीडी न्यूज़, जो इम्पोर्टेंट जो पेपर है न्यूज़पेपर्स, वहाँ से डेटा को कलेक्ट करके या करंट इवेंट को ढूंढ के आपके लिए एक जगह पे अवेलेबल करा दिया जाता है, ताकि बस आपको आपके जो मेन जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने उस नोट्स में पुट कर सकें और अपने आंसर को एक ऐसा आंसर बना सके जिसमें कि मार्क्स हाई, आपका स्कोर हाई हो सके। तो आप जब भी ये जो सेशन सुनते हैं या देखते हैं तो अपने पास में यूपीएससी का सिलेबस ज़रूर रखिए, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से लिंक कर सकें, और साथ में जहाँ पे भी आपने अपने बेसिक नोट्स बनाए हैं या अब आप शुरू करने वाले हैं तो वहाँ पे अपने कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, और वीडियो एंड होते ही जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है उनको टॉपिक वाइज नोट करते जाइए, ताकि आपका एक नोट भी कंप्लीट होता रहे। फिर नेक्स्ट डे जब सेम टॉपिक पे कोई बात होती है तो उसको वहाँ पे सिर्फ आपको ऐड करना रहे और आपका एक होलिस्टिक वे में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप फॉलो करते जाएं तो आपका करंट अफेयर भी कवर होता जाएगा, और आपका जो माइंड है वो मेंस को लेके प्रिपेयर होता जाएगा, और फिर चीज़ों को रिवाइज करने में भी आसानी होगी। तो बिना समय गंवाए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है वो है गरीबी। अब ये जो टॉपिक है, अब ये समय आ गया है कि इस टॉपिक के बारे में आप होलिस्टिक वे में तैयारी करें, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बार बार डिस्कशन हो चुका है। प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात कही है, और इसका जिक्र बार बार होने लगा है। तो अब आपको इसको होलिस्टिक वे में कंप्लीट करना चाहिए, मतलब मेंस के सारे पर्सपेक्टिव को लेके इसमें आपको अपना एक नोट कंप्लीट करना है, और इसके जितने भी मुद्दे होते हैं, पक्ष विपक्ष, आगे की राह, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है इसको लेके, उन सभी को लेके आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अभी ये जो गरीबी का मुद्दा है, ये एक रेफरेंस के तौर पे प्रधानमंत्री ने कुछ डेटा दिया है, वहाँ से ये हाईलाइट हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो गरीबी का टॉपिक है हमारे सिलेबस में कहाँ पे मेंशन है। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में पेपर फर्स्ट में मेंशन है। पेपर फर्स्ट में भारतीय समाज की जो मुख्य विशेषताएं हैं वहाँ पे गरीबी टॉपिक भी लिंक होता है, क्योंकि गरीबी का जो संबंध है वो सिर्फ गरीबी से नहीं होता है, ये एक अलग अलग, जैसे गरीबी और अपराध एक लिंक बनता है, ऐसे ही कुछ समस्याएं जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, वहाँ पे हम देखते हैं कि गरीबी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरीके से कुछ जब हम सोशल इश्यूज देखते हैं तो वहाँ पे भी हम पाते हैं कि गरीबी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो ये जो गरीबी का टॉपिक है ये पेपर फर्स्ट में जो भारतीय समाज है वहाँ से लिंक होगा, और सिर्फ भारतीय समाज की विशेषताएं मेंशन, इसका मतलब ये नहीं है कि गुड थिंग्स ही आएगी, इसमें बिटवीन द लाइन में सारे एस्पेक्ट जो भारतीय समाज को अफेक्ट करते हैं वो सारे आएंगे। ऐसे ही इसी में पेपर फर्स्ट में ही है गरीबी और विकासात्मक विषय, तो ये तो डायरेक्टली टच करता है। पेपर सेकेंड जब जाते हैं तो गरीबी और भूख से संबंधित विषय, तो ये डायरेक्टली लिंक हो गया कि गरीबी और भूख का क्या संबंध है। फिर इससे लिंक हुआ तो ये हमारे खाद्य प्रसंस्करण और उनसे सबसे लिंक होगा। फिर पेपर 3 में जो समावेशी विकास की हम बात करते हैं तो ये वहाँ पे भी टॉपिक लिंक होता है। तो अभी जो ये टॉपिक है इसमें प्रधानमंत्री ने एक डेटा दिया है कि 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। आयकर रिटर्न के अनुसार वर्ष 2014 में औसत आय 4 लाख रुपए थी, जो वर्ष 2023 में
3 गुना से अधिक बढ़कर 13 लाख हो गई है। मतलब कि एक तरफ तो हम कुछ 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, और इधर आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई है। तो इस वजह से ये पूरी न्यूज़ चर्चा में है। तो ये एक डेटा है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं कि गरीबी में भारत किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रहा है। फिर समावेशी विकास को जोड़ता हुआ एक आर्टिकल था, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इस आर्टिकल में समावेशी विकास के साथ में गरीबी को जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है, समावेशी विकास एक प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता है जिसके तहत विकास के लाभ को आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा साझा किया जाता है। तो आप जब भी समावेशी विकास की डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। गरीबी और अन्य असमानताओं को कम करने और तीव्र आर्थिक विकास हेतु समावेशी विकास जरूरी है। गरीबी को रोकने का तरीका एक क्या है? समावेशी विकास है। इसमें दिया हुआ है कि भारत जैसे देशों की बुनियादी प्राथमिकताओं में गरीबी उन्मूलन सतत विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसमें वर्ष 2030 तक सभी उम्र की बहुआयामी गरीब आबादी के हिस्से को कम से कम आधा करना, ये एक टारगेट है। 2030 तक बहुआयामी जो गरीबी है उसको कम करना है। तो आप अपने आंसर में ये लिख सकते हैं कि हमने अभी एक लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक बहुआयामी जो गरीबी है उसको आधा करना चाहते हैं। ये बहुत सारी जगह पे आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं इस डेटा को। फिर आगे बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं कि भारत की लगभग 130 करोड़ आबादी में लगभग 60% विश्व बैंक की औसत गरीबी रेखा जो है, उनने जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है $3.10 का, उससे कम पे जीवन यापन करती है। मतलब कि 60% लोग ऐसे हैं जो $3.10 से भी कम पैसे में अब सर्वाइव करते हैं, जबकि 21% यानी लगभग 25 करोड़ लोग $2 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ की समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति, उनके अनुसार 43 करोड़ यानी कि 37% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, जो कि अब डेटा जो नया आया उसके अनुसार इतने, जो पहले बताया गया है कि इतने लोग बाहर आ गए हैं। ठीक है। अब नव उदारवाद के दौर में जैसे जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, देश में अमीर और अमीर होते गए और गरीब अधिकतर गरीब ही रह गए। अब ये जो टॉपिक है अब डायरेक्टली लिंक होगा भूमंडलीकरण उदारीकरण से। तो इस टॉपिक, ये जो डेटा है इसका आप उन टॉपिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से भूमंडलीकरण ने असमानताओं को जन्म दिया है। इसके कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है भूमंडलीकरण के, तो नेगेटिव भी, और नेगेटिव में एक ये आता है। तो वहाँ पे जब भी और एक को अभी जो उदारवाद के बाद में जो नव उदारवाद आ गया है, वहाँ पे भी अब नव उदारवाद से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि नव उदारवाद की वजह से असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। ऑक्सफैम की वर्ष 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10% अमीरों के पास इस तरीके से कुछ डेटा दिए हुए अलग अलग मैंने हाईलाइटेड कर दिए हैं, तो आप देख लेना। एक इसमें इम्पोर्टेंट डेटा है, गरीबी उन्मूलन की कोशिशों में भारत ने नीति आयोग ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक चलाया है। अब ये जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये सिर्फ आय को मान के नहीं चलता है, सिर्फ एक फैक्टर पे ही गरीबी को नहीं नापता है, ये अलग अलग फैक्टर को लेके चलता है, जिसमें स्वास्थ्य आ गया, शिक्षा आ गई और प्रति व्यक्ति आय, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनसे ये गरीबी को मेज़र करता है, ताकि होलिस्टिक हमारे पास में सिनेरियो आ सके कि क्या हो रहा है और उसी के जैसी हम नीति का निर्माण कर सकें। तो इस तरीके से हमने अपनी जो योजना है उसमें बदलाव किया है और अब हम हर सेगमेंट पे ध्यान देके इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें सबसे गरीबों का जो अनुपात है उसमें सबसे तेज गिरावट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में देखी गई है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले तक ये लोग
ये जो स्टेट है ये बहुत ज़्यादा गरीबी, इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा गरीबों की उसमें श्रेणी में आता था और गरीबी राज्य के इसमें आते थे, लेकिन अब इनमें सबसे ज़्यादा तेज गिरावट हो रही है। तो एक इम्पोर्टेंट डेटा है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपात कम हो रहा है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। मतलब कहीं ना कहीं गाँवों में स्वरोजगार या तो डेवलप हो रहे हैं या फिर कृषि में उनको रोजगार सही तरीके से मिल पा रहा है, जिससे कि उस वजह से वहाँ पे गिरावट आ रही है। तो ये गरीबी से रिलेटेड कुछ डेटा हैं जिनका आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। और खुद अपने आप में गरीबी मैंने जैसा बताया कि अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेके कवर करता है, तो आपको इसका होलिस्टिक एक मैप बना लेना है कि किस तरीके से आप आंसर आता है तो लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है, चाहे गरीबी, असमानता, नव उदारवाद और गरीबी भारतीय समाज के पर्सपेक्टिव में आ सकता है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके आ सकता है। तो अलग अलग वे हो सकते हैं। तो कुछ वे हैं जिनके बारे में आपको सोच के और अपना नोट बनाना है। उसमें है गरीबी व असमानता, गरीबी व अपराध, गरीबी व अन्य समस्याएं, भूमंडलीकरण व गरीबी, नव उदारवाद व गरीबी, गरीबी व भूख। इस तरीके से ये कुछ एस्पेक्ट है इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको सोच के अपना एक फ्रेम बना लेना है और आपका पॉइंट भी बना लेना है। डेटा कलेक्ट होना चाहिए, पक्ष विपक्ष और गवर्नमेंट की स्कीम्स। अब जो गरीबी है वो सतत विकास लक्ष्य जो है उसका सबसे फर्स्ट लक्ष्य ये है कि गरीबी का उन्मूलन करना। तो ये कहीं ना कहीं जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात आती है तो फिर ये वहाँ पे भी लिंक हो जाता है। तो ये था पूरा गरीबी के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिक्स। कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था, तो आज हम इसके बारे में नेक्स्ट ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम किसी टॉपिक को देखते हैं न्यूज़ में, ये अभी ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, उससे पहले हमारे माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि हमको उस सम्मेलन से क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या उठानी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो जैसे ब्रिक्स और ब्रिक्स में भारत की चुनौतियाँ क्या हैं, ब्रिक्स में भारत की संभावनाएं क्या हैं, ब्रिक्स को लेके भारत की चिंताएं क्या हैं, ब्रिक्स को लेके भारत का भविष्य कहाँ है, लाभ क्या है उसके, हानि क्या है, भारत के हित ब्रिक्स को कैसे प्रभावित करते हैं, या ब्रिक्स किस तरीके से भारत के हितों को प्रभावित करेगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो ब्रिक्स आपको किसी भी एक जो संस्था है या उसका सम्मेलन होने वाला है तो पहले ही माइंड में बिठा लेनी कि मेरे को इस जगह से ये क्वेश्चन, ये मेरे मन में क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड मेरे को ये चीज़ें लेनी है। अभी जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स में भारत जो है, भारत का भी एक मेन मोटिव ये है कि भारतीय मुद्रा को प्रमोट करना। अभी जो बेसिक भारत के माइंड में सब जगह यही चल रहा है कि हमारी मुद्रा को प्रमोट करना। अभी साउथ कोरिया के साथ में भी भारत ने जो कच्चे तेल और ये पेट्रोलियम उत्पाद है उनका जो पेमेंट होता है या वो भारतीय मुद्रा में करने के बारे में विचार चल रहा है। इससे पहले हम एक जगह पे अप्लाई भी कर चुके हैं। तो इस अभी पूरा ओवरऑल एजेंडा है कि भारतीय मुद्रा को प्रमोट करना। इसमें भारत जो है वो ब्रिक्स में 3 इसकी चिंताएं हैं मेन। सबसे पहला तो ये कि ब्रिक्स में अभी विस्तार की बात हो रही है, इसमें कुछ कंट्रीज़ अभी शामिल होना चाहती हैं और उस कंट्रीज़ के साथ में प्रॉब्लम हमारी ये है कि वो चीन के साथ में ज़्यादा अटैच्ड है, तो ये एक चुनौती है। दूसरा ये है कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में मुद्रा को लेकर जो अभी मतलब ब्रिक्स में अभी मुद्रा को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है, लेकिन भारत की इम्पोर्टेंस ये है, भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अभी मुद्रा को विस्तार देना चाहता है। तो ये एक चैलेंज है। और ये है कि जो ब्रिक्स है उसका जो विस्तार है उसमें जो भारत है उसमें भारत और चाइना का जो टसल होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको लेके भारत हमेशा चिंतित रहता है। तो ये ब्रिक्स से रिलेटेड अब जो होगा सम्मेलन, आपको इसमें ध्यान रखना है ये सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रतिनिधि और उनके कामकाज को लेके। अभी जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने
जो विधानमंडल जो है उनमें जो व्यवधान होते हैं या नारेबाजी या जो भी कुछ होता है जिसकी वजह से कामकाज में रुकावट आती है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जब मतदाता निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आचरण पर, मतलब विधानमंडलों में व्यवधान, नारेबाजी और असंसदीय आचरण पर तभी रोक लगाई जा सकेगी जब मतदाता निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आचरण पर सवाल करेंगे। मतलब इनका कहने का है कि जब जनता जागरूक होगी तभी जवाबदेही आ सकेगी। ये जो टॉपिक है, ये जो बात है, आपको अपने आंसर में आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो चीज़ है ये लिंक होगी आपके जवाबदेहिता से। तो ये पेपर 2 में और 4 में दोनों में लिंक होगा। जवाबदेही, शासन व्यवस्था में जवाबदेही जब पूछी जाती है वहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कि जन जागरूकता जब बढ़ेगी तो जवाबदेही ऑटोमेटिकली आएगी। और अभी लोकसभा स्पीकर ने भी ये वाली बात कही है, इस बात को आपको मेंशन करना है और फिर लिखना है। ऐसे ही जब हम जन जागरूकता की बात करते हैं तो उसमें भी ये लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे हमारे, जो कि हमारे यूपीएससी के मेंस सिलेबस के साथ में लिंकअप होते हैं। आई होप कि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पा रहे हैं और अपने सिलेबस के साथ में लिंक कर रहे हैं। आपको डेली जो चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो सुनते हैं उसके बाद में अपने आप से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और जो इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो नोट करते जाना है ताकि आप मिस ना करें। क्योंकि ये जो डेटा है वो बिल्कुल अलग तरीके से मेंशन किया गया है। इसमें ये नहीं है कि डेटा का सिर्फ आपके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया गया है। ये वो डाटा है जिसका आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं और उनकी जो डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस सेशन का लाभ उठाएं। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपकी यूपीएससी मेंस जर्नी को आसान करेगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।